तो हमारे साथ हैं सूरज वर्मा। और इनके बारे में क्या ही बोलूं, इनका पहला ये जॉब है। एसएससी सीजीएल 2024 में सेलेक्टेड है और इन्होंने जो रैंक है 591 रैंक लाया है। और इनको जो पोस्ट मिली है एएसओ इन सीएसएस मिला है, तो शायद इनका ड्रीम पोस्ट भी है ये। तो यस। स्वागत है सूरज हमारे ये इस पॉडकास्ट में, एक स्टूडेंट पॉडकास्ट बोल सकते हो। और आपका हम आज छोटा सा आपसे बातचीत करेंगे ताकि आप जो बताओगे उससे बाकी जो आगे तैयारी करने वाले बच्चे हैं वो भी कुछ सीख सके और वो भी अपना सिलेक्शन ले सके। ठीक है, तो स्वागत है तुम्हारा। इस कैसा लग रहा है आप बताओ सबसे पहले। सर बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे पहले तो क्योंकि ये जो सिलेक्शन हुआ है ये मतलब मेरा ये तीसरा अटेम्प्ट है, क्योंकि इसके पहले भी मैंने दिया था। हाँ। सबसे पहले दिया था तो अपियरिंग में हुआ था। हम्म। और तो मेंस लिखने का मौका मिला था। फिर दूसरी बार दिया था 23 में। तो शायद ग्रेजुएशन उस समय कंप्लीट होता है, वो इशू होता है डॉक्यूमेंट का, क्योंकि मैं 23 में ही ग्रेजुएट हुआ हूँ। और अच्छा। उस टाइम एक क्वेश्चन की वजह से नहीं हुआ। और इस बार भगवान की कृपा से और गुरुजनों के आशीर्वाद से और दोस्तों के सहयोग से मेरा जो और है तुम्हारी अच्छा रैंक मेहनत गया। से, और तुम्हारी मेहनत से भी, कंसिस्टेंट मेहनत से भी। ठीक है। तो हाँ। मेहनत तो मतलब बहुत बड़ा रोल है। और रैंक 591 आया है। और आपका मार्क्स कितना है एक बार बता देना, रॉ कितना था और नॉर्मलाइजेशन कितना हुआ। देखिए, मतलब मेरा रॉ मार्क्स 351 है। हाँ। और नॉर्मलाइज मार्क्स 359 है, जिसमें मुझे सेक्शन वन में नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा मिला। मैं 20 तारीख की शिफ्ट थी। और फ़ायदा इसलिए मिला क्योंकि मैं टॉप स्कोरर हूँ। मेरा मैथ में 90 में 90 है और रीजनिंग में हाँ, भी 90 में 90 है। तो इनका मैथ्स में और रीजनिंग में 90 में 90 दोनों मार्क्स है। तो मतलब वन ऑफ ए काइंड, मतलब बहुत कम लोगों को होता है जो मैथ्स और रीजनिंग सेक्शन वन में पूरा का पूरा स्कोर है। तो अब चलिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये बताइए कि आप हैं कहाँ से। देखिए, मैं तो बहुत मतलब बॉर्डर एरिया से हूँ। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले से, जो नेपाल से सटा हुआ क्षेत्र है। 30-40 किलोमीटर ही पड़ता है नेपाल हमारे वहाँ से। वहाँ के गांव से पले बड़े हम लोग हैं। गांव में ही प्राथमिक शिक्षा हुई 5वीं तक। उसके बाद से गांव से सटे जो थोड़े बहुत छोटे शहर थे, छोटे शहर जो स्थानीय शहर है, जो अभी भी शहर के मुकाबले गांव ही कंसिडर होंगे, वहाँ से हम एक दो क्लास पढ़े। फिर उसके बाद से हमने 10वीं और 12वीं की शिक्षा भी गांव में ही, गांव के ही करीब एक अच्छा खासा कॉलेज था वहाँ से करी। उसके बाद से अ, हम जो अपना ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन की डिग्री थी उसको टॉप यूनिवर्सिटीज़ के एंट्रेंस तो भरा भी निकाला भी, लेकिन आर्थिक स्थिति सही ना होने की वजह से मुझे जो है बड़े शहरों में, जैसे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में हमारा हुआ था, 69 रैंक थी हमारी। अच्छा। और जिसमें मतलब मुझे इकोनॉमिक्स, स्टैटिक्स और मैथमेटिक्स पढ़ने का मौका मिलता है। ये एक स्पेशल कॉम्बिनेशन था, बच्चों को एक साथ ऐसा नहीं मिलता। और ये बीए में कंसिडर होता है। बड़ी दुर्भाग्य है ये, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स और इकोनॉमिक्स। तो वो मैं नहीं जारी रख पाया, क्योंकि मुझे लगा कि जितना पिताजी हमारे समर्थ हैं उतने पैसे में मैं एक अच्छा सरकारी नौकरी की तैयारी करके 1 साल 1.5 साल में निकाल लूँगा। तो मुझे वो डिसकंटिन्यू करना पड़ा। और ओपन मतलब कॉलेज से, अपने साइड के क्षेत्र से, मतलब ग्रामीण क्षेत्र के कॉलेज से मुझे ग्रेजुएशन की डिग्री लेनी पड़ी और तैयारी अच्छा, हासिल करनी पड़ी। ग्रामीण क्षेत्र मतलब फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से तुम कोई बड़े से कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाए। और हाँ। और ओपन यूनिवर्सिटी जो होता है वहीं से आपने किया हाँ। ग्रेजुएशन। कौन सा सब्जेक्ट लिया है ऐसे आपने। ग्रेजुएशन में मैंने ऐसे सब्जेक्ट्स लिए जिसमें जैसे मुझे ज़्यादा वो लोड ना पड़े, जैसे एंशिएंट हिस्ट्री थी और पॉलिटिकल साइंस था और ज्योग्राफी थी। अच्छा, तो पहले से ही मन बना रखा था कि मुझे गवर्नमेंट जॉब में जाना है, तो उसके हाँ, हिसाब से हाँ, अपना सब्जेक्ट आपने चूज कर लिया था। उसी हिसाब से चयन किया। ठीक है। तो और पढ़ने का रुचि मुझे लगता है कि आपको पहले बचपन से ही, टेंथ ट्वेल्थ से ही आपको हाँ, पढ़ने का था। शुरू से सभी कक्षाओं में जो है गुरुजनों के आशीर्वाद से और अपनी मेहनत से कहिए तो अभी आपने जो ऐड करा कि प्रथम आए। और हाई स्कूल में भी हमारी 89.16% बने। यूपी बोर्ड से हम हैं। और फिर उसके बाद से 12th में मेरे 86.8 बने, जिसमें मेरे मैथ में 99 मार्क्स थे और फिजिक्स में 96 मार्क्स थे। अच्छा, वाह, तो वेरी गुड। देखिए, कहीं ना कहीं आप जो पीछे मेहनत करते हो ना वो आगे काम आता है। ठीक है, तो ये बात तो है। चलिए, और आपको कब से ऐसा था, एसएससी के बारे में कब पता चला। गवर्नमेंट जॉब के बारे में तो पता होगा, एसएससी कब था कि कब को पता चल गया था कि एसएससी एक देखिए, जॉब है। गांव के लोगों को सच बताऊं तो उतना आइडिया नहीं होता है। मैं अपना व्यक्तिगत बता रहा हूँ, हो सकता है और लोगों को आइडिया हो। मुझे नहीं आइडिया था। तो मेरा क्या था कि मुझे ऐसा लगा कि जैसे जैसे हम लोग पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे चीज़ें हमें पता चलती जाएंगी, पढ़ते जाएंगे। तो पहला पड़ाव तो हमें 10 के बाद 11 में ही मिला कि यहाँ तो विषयों का अलग चयन हो गया, बायो पढ़ना है कि मैथ पढ़ना है, ये अच्छा दुविधा अच्छा। है। तो ऐसे करके 12वीं करने के बाद भी समस्या है कि अब क्या करना है।
तो जो अच्छे खासे टीचर थे जहाँ पे हम लोग शहरों की तरफ कोचिंग करने गए थे मैथ्स की, फिजिक्स की, उन्होंने बोला कि अब यूनिवर्सिटीज़ होते हैं, टॉप यूनिवर्सिटीज़ का एंट्रेंस दो। तो ऐसे करके जब हम लोग इलाहाबाद यूनिवर्सिटी था वहाँ का भी एंट्रेंस निकाले थे, डी यूनिवर्सिटी में हमारा कट ऑफ बेस्ड हुआ था। तो जब इस तरह से वहाँ की जानकारी प्राप्त हुई तो फिर जब वहाँ पहुँचे तो देखे कि बच्चे को मतलब तैयारी कर रहे हैं, कोई गवर्नमेंट जॉब की हम्म। तैयारी कर रहा है और गाँव में सिर्फ एक ही तैयारी ज़्यादा फेमस होता है, लेखपाल का, सेक्रेटरी का, बीडीओ का, पुलिस हाँ, का, यही ये सब सब चीज। जो है सामान और मास्टर का, जो सरकारी मास्टर होते हैं। हाँ, टीचर तो का। फिर हाँ, फिर मुझे पता चला कि 10 के बाद एक फॉर्म आता है एमटीएस और सी 12th के एच एस बाद एक एल फॉर्म आता है सीएचएसएल, तो और वही फिर सब था। और फिर सीजीएल का पूरा एक माहौल बना हुआ था मतलब बच्चों का कि सीजीएल सीजीएल का। बड़ा एग्जाम होता है और जो अच्छे खासे बच्चे होते हैं जिनके अंदर सच में मतलब वो बोलते हैं ना कुव्वत होता है, वो इस हाँ, एग्जाम के लिए अपने आप को मानते तैयारी हैं कि करेंगे, मैं इसे मैं इसको हाँ, निकालूंगा। मानते हैं कि मैं इसके निकाल लूंगा। तो अपना भी था कि मैथ्स में अच्छा खासा पकड़ है, हाँ, चलिए रिजनिंग भी हम ठीक कर ठाक लेंगे, पढ़ा है। मतलब अंदर में हाँ, सेल्फ बिलीव था कि हम कर लेंगे इसको। ठीक है। तो तो तैयारी। वहीं से लगा। हाँ, तो तैयारी आपने अब हम चलते हैं कि तैयारी आपने कब से स्टार्ट कर दी एसएससी सीजीएल के लिए, और कैसे तैयारी शुरू की थी? जैसे आप तो शायद देखिए ग्रेजुएशन में थे तभी से कर दिया था ना? हाँ, ज़रूर, ज़रूर। ग्रेजुएशन में उधर नामांकन लिया और इधर जो है 2022 में मैंने फाउंडेशन बैच स्टार्ट कर लिया एसएससी का। ऑफ़लाइन बैच स्टार्ट करा, जिसमें मुझे साल भर, डेढ़ साल लगा सिलेबस से गो थ्रू होने पे। और जब ऑफ़लाइन बैच था तो थोड़ी बहुत छुट्टी वगैरह होती थी, तो उससे डिस्टर्ब हुआ, लेकिन बाद में रियलाइज़ हुआ कि हम तो बहुत कुछ खो दिए, जैसे घर आना-जाना, घूमना थोड़ा या हम्म। शादी-विवाह के फंक्शन को अटेंड करना या फिर हेल्थ इश्यू की वजह से कोई बंक हो जाना, तो वो सिलेबस के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। तो उससे क्या हुआ कि फिर मैंने एक इंडिविजुअल मैथ्स के लिए, क्योंकि मैथ्स का इंपॉर्टेंस उस टाइम था और 22 में ही सिलेबस चेंज हुआ एसएससी का, उसके पहले हम लोग तैयारी में थे। तो अभी हमारे दिमाग में वही 200-200 नंबर का क्वेश्चन पेपर चल रहा था। अच्छा, तो हाँ। हाँ, तो इंडिविजुअल ज्वाइन कर लिए थे, मैथ्स पे फोकस थे और इंग्लिश पे। तो भगवान का आशीर्वाद कहें या क्या कहें कि इस समय मुझे लगता है व्यक्तिगत तौर पे कि अभी का जो सिलेबस है पहले के मुकाबले ज़्यादा आसान हो गया है। तो हाँ, हाँ, मुझे भी लग तो रहा है। क्योंकि क्वेश्चन अब 30-30 मैथ और 200 मैथ बहुत अंतर होता है, ज़मीन आसमान का हाँ। अंतर है। तो फिर मैं क्या किया, ऑफ़लाइन हम लोग कक्षाएँ लिए और सिलेबस खत्म किए। मतलब बहुत जम के पढ़े हम, लगभग 8-8 घंटे, 9-9 घंटे 2 ही विषय पढ़ते थे, मैथ और इंग्लिश। और मैथ का ठीक-ठाक होने की वजह से रीजनिंग में भी मुझे मदद मिली और प्रैक्टिस बैच करे। 6 महीने प्रैक्टिस बैच करे, प्रैक्टिस बैच करने के बाद अब ये होने लगा कि स्कोर बनने लगे। फिर मॉक का सहारा लिया, बहुत मॉक टेस्ट लगाए और आज जो है परिणाम अच्छा, तो ना सामने। उसके बाद सबसे पहले तो देखो फेलियर भी तो आया। पहले तुमने पहला हाँ, अटेम्प्ट दिया था जब आप सेकंड ईयर में हो अपीयरिंग गए। में अपियरिंग सेकंड ईयर में अपीयरिंग हो गए। तो हुँ। उस टाइम पे अभी आप शायद मेंस तक पहुंच गए थे ना? हाँ, मेंस में भी। ठीक है, सेकंड अटेम्प्ट दिए आप, शायद आपका रिजल्ट उस समय तक नहीं आया था, 23 में ना? आ सकता था, मतलब वो थोड़ा आ गया था, लेकिन जैसे हमें लगता है वो डेट्स में इश्यू होता है फिर क्रूशियल डेट्स का नहीं, रिलेटेड कुछ। क्रूशियल डेट अगस्त है, 1 अगस्त के बाद फिर आप नहीं एलिजिबल हो गए। आपका हुँ। रिजल्ट कब आया था शायद, याद है आपको कुछ? 23। 23 सितंबर 23 या फिर ऐसा अच्छा, कुछ था। सितंबर में था, फिर नहीं होता। फिर आपने 24 पे भी अपना कमेंट किया। हाँ। उसके बाद 24 वाले एग्ज़ाम को पूरा अच्छे से, पूरा डेडिकेशंस के साथ आपने तैयारी किया, और इस एग्ज़ाम को निकाला, और वो इतने अच्छे रैंक से निकाला। रिपीटर्स होने का ये एक फ़ायदा ये मिल जाता है ना, आप अपने कमियों को पकड़ पाते हो और अगर आप रिपीटर्स नहीं है तब भी आपको एक बेनिफिट मॉक से मिल जाएगा, क्योंकि मॉक से। मॉक से आप कमियाँ पकड़िए और क्या। हमारे अच्छा। साथ क्या था कि हम लोग के जीएस और इंग्लिश में मार्क्स नहीं बनते थे, तो मैं उसी को जम के पढ़ा। द हिंदू का सहारा लिया, टॉपर्स को सुना, टॉपर्स बोलते हैं देखो अगर आप तुम यूपी बोर्ड से हो तो अंग्रेजी तो बाधा है, तो उसके लिए हाँ, ऐसे करो कि कुछ ना कुछ जो तुम्हें रुचि लगता है। कुछ लोग नॉवेल्स भी सजेस्ट करते हैं, लेकिन मुझे लगा कि नहीं यार, कुछ बड़ा करते हैं, क्योंकि एशिया का सबसे टफेस्ट न्यूज़पेपर में आता है द हिंदू। उसकी समझ यानी कि एक अच्छे एजुकेटेड व्यक्ति अपने आप में महसूस कर सकते हैं, क्योंकि गाँव में अगर आप देखते हैं कोई भी सरकारी कागज़ आता है और आप उसे नहीं समझ पाते हैं, तो थोड़ी-सी फिर अपने आप में दिक्कत है। वो तो आपने हाँ, अपने आप को सबसे टफ चैनल दिया कि मैं द हिंदू समझूंगा, और हाँ, द रेगुलर हिंदू। पढ़ना शुरू कर दिया उसके लिए, द हिंदू को। और अब हुँ। क्या है आपका स्टेटस कि आप हिंदू पढ़ के समझ लेते हो? बिल्कुल, द हिंदू जब मैं शुरू किया था तो मुझे वोकैब मिलते थे करीब-करीब 40-50 शुरू में जब स्टार्ट किया था, और आज आलम ये है कि मुझे एक भी वोकैब नहीं मिलता, मुश्किल से 1-2 मिल जाए तो अच्छा, तो बहुत है। वो कैप्स का जर्नी आप बताइए कि वो कैप्स कैसे याद किया? तो आपने वेकअप्स तो बहुत सारे याद करना पड़ता है, हाँ, चार पाँच हजार ज़रूर, ज़रूर, बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए एसएससी का वोकैब एक डिफाइंड वोकैब है, आपको पीवाईक्यू से ही गुज़रना है और बाकी जो नए सीनियर इंटू बनना है, वो डायरेक्ट मैं दे बता सकता हूँ कि वो लड़ते हैं, सीधे लड़ते हैं द हिंदू से। मेरे इस इवन इस 24 वाले में जो स्पेलिंग एरर आए थे, वो दोनों लड़े थे।
क्योंकि उन बड़े वर्ड्स को मैं लिखता था अपने कॉपी में, तो वो भी हो जाता था कि इस वर्ड की स्पेलिंग ये है, तो स्पेलिंग एरर मेरा अच्छा। उसी से सही हुआ। और बाकी सीजीएल की या एसएससी की वो कैब जो है, जैसे जितना भी एग्जाम टीचर्स कंडक्ट करा रहा, एग्जाम के बाद मैं क्या करता था, उसका पीडीएफ निकालता था, और पीडीएफ को एक दो पेज में, आप तो कई सारे जैसे क्यू मैथ हैं वो पीडीएफ दे देता है, और जो टॉप टीचर्स हैं वो भी हमारे जो खुद के टीचर जिनसे मैं पढ़ा था स्थानीय थे, राहुल शर्मा सर नाम है उनका, सुपर क्लाइमेक्स एकेडमी के प्रयागराज के वो हैं, हम्म। तो वो भी अवेलेबल करा देते थे। तो वो पीडीएफ से मैं क्या किया, उन पीडीएफ्स को रिवाइज करता, छोटा छोटा था, दो पेज में पूरा, पहले आता था वन वर्ड, फिर इडियम, फिर उसके बाद सीनो इंटो, फिर स्पेलिंग एरर, तो उसको उसी 2-3 दिन में एग्जाम की आंसर की आई आपको कंपाइल करके लोग टीचर्स अवेलेबल करा देते हैं अपने अपने प्लेटफॉर्म पे। तो जहाँ से आपको बेहतर मतलब लगता है, वो चीज़ में खासकर ज़्यादा बेहतर तो बच्चे ब्लैक बुक फॉर्मेट को पसंद करते हैं, क्यों मैथ पे भी आ जाता है अब, और उसके अपडेटेड बुकलेट भी आती है। हाँ। तो वो मैं क्या करता था, उसको 2-3 दिन में उस एग्जाम को निपटा देता था। ऐसे ऐसे करते करते करीबन करीबन मैं बता रहा हूँ 22 से हम लोग तैयारी शुरू किए थे, तो 19-20 के वो कैब से हम लोगों का प्रैक्टिस में आमना सामना हुआ। और 19-20 से जब तक सिलेक्शन नहीं हुआ तब तक एसएससी के वो कैब को हम सिर्फ एसएससी के वो कैब को पीवाईक्यू को ही हमने सहारा बनाया। हम्म। और आज मेरा इंग्लिश में 45 में 43 क्वेश्चन है। वाह, वेरी गुड। देखो, मतलब मैं तो बोलूंगा कि एसएससी इज ऑल अबाउट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अगर आपने यस। 4-5 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, चाहे मैथ्स हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे जीके हो, अच्छे से कर लिया, मतलब वहां से आप फिर दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए, अब हम चलते हैं एक एक करके, एक एक सब्जेक्ट पे थोड़ा थोड़ा फोकस कर लेते हैं कि मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके आपने कैसे किया। सबसे पहले चलते हैं कि मैथ्स में किसी का स्पेशल बैच, अभी आपने बताया किसी का। अ, अ, हाँ, ये सुपर क्लाइमेक्स एकेडमी के ही एक मतलब गुरुजन हैं, जिनका नाम है इंजीनियर मारूफ सर, जो प्रयागराज में इनकी बड़ी संस्था है, ऑफलाइन बच्चे बहुत जुड़ते हैं इनसे आके। इन्हीं से मैंने मैथ पूरा पढ़ा है, और पढ़ने के बाद प्रैक्टिस भी करा है। और चलिए। प्रैक्टिस करने के बाद आज ये है कि मतलब 90 में 90 है। और बाकी अगर मैं खुद व्यक्तिगत बताऊं कि मेरा मैथ में और रीजनिंग में स्कोर कर पाने का पीछे का राज ये है कि मैंने कैलकुलेशन पे बहुत टाइम दिया। हाँ। जिसमें मतलब ये धुमराव टीवी का एक जो है, उनको मैं देखा था, उनसे उन्होंने एक चीज़ बताया था कि कैलकुलेशन को 3 × 3 मल्टीप्लाई का एक ऐप उन्होंने बताया था, किससे आप करो। तो वो मैं किया था, और बाकी मैंने खुद व्यक्तिगत रूप से 50 तक स्क्वायर, 30 तक क्यूब, और 42 तक टेबल लर्न कर रखे थे, हो। जिसको मैं धीरे धीरे इंक्रीज किया था। 20 हाँ हाँ। तक गया था तो 21 का एक 22 दिन का, में, 23 और का। 10 तक स्क्वायर आता तो इसे 12, एक एक दो दो, जिससे कि मुझे बाकी चीज़ों का पे नुकसान ना करना पड़े, वो सब पैरेलली चलता रहे, हाँ। और ये थोड़ा थोड़ा अपने आप को बूस्ट किया। बाकी लोग पता है और क्या इस करते हैं गड़बड़, कि एक ही साथ सोचते हैं कि उनको 40 तक टेबल याद हम्म, रहे, जो कि पॉसिबल नहीं है। गलत। आप 15 तक याद करो, 15 से फिर 20 का टारगेट रखो कि 10 दिन में हमको 15 से 20 का नहीं, टारगेट है। उतना मैं कहता हूँ उतना भी मत करिए ना, 15 से 40 तक का जर्नी कितना है, मान लीजिए 25 है, तो हाँ 25 दिन लग गए आपको, एक एक याद करिए। हाँ, एक एक याद कीजिए ऐसे। चलिए, तो आपने ऐसे, आपने जो मैथ्स में सबसे ज़्यादा फोकस किया कि आपने कैलकुलेशन पे काम, कमांड अपना किया, और कैलकुलेशन से ना बहुत क्वेश्चन इजी हो जाता है, आपका लाइफ इजी हो जाता बस है, बहुत इजी हो जाता है। कुछ एक सेक्शन जैसे प्री के लिए बात, मेंस में तो टाइम बाउंड है। प्री में क्या होता था, मैथ्स में आपने कैलकुलेशन बूस्ट कर रखा है, तो उससे आप मैथ्स के और रीजनिंग के सवालों को जल्दी टैकल कर लिए, तो आप अंग्रेजी पे एक अच्छा खासा टाइम दे पाओगे, जिससे अंग्रेजी को समय दीजिए, प्री का क्वेश्चन वैसा इजी होता है, बस टाइम उसमें मांगता है थोड़ा सा। और जीएस में भी जब आप चीजों को थोड़ा सा एनालाइज कर पाएंगे और तर्क लगा पाएंगे कि यह विकल्प तो नहीं ही होगा, क्योंकि आप अच्छा। विकल्प को भी हम्म। गुजरे होते हैं तैयारी के फेज में। तो और मैथ्स में क्या आपने फॉर्मूला का कुछ कॉपी वगैरह बना रखा था बिल्कुल अपना? बिल्कुल बिल्कुल, फार्मूला का कॉपी नहीं बनाया था, जैसे जो फार्मूला मार्केट में चल रहे हैं, जैसे मैं मिक्स फार्मूला पढ़ता था, क्योंकि हमारा रुचि रहता था कि किसमें कितना नया है। तो गगन सर का कॉन्सेप्ट किंग, और रंजन सर का मैं क्लास नहीं लिया हूँ, लेकिन हाँ उनका फार्मूला बुक मैं पढ़ा हूँ, ब्रह्मास्त्र। और मेरे खुद की कोचिंग का जो है फार्मूला सूत्र करके कुछ रहता था, वो मैं फार्मूला बुक को मंथ में 1 से 2 बार जरूर गो थ्रू होता था। जिसमें से मेरा सबसे फेवरेट जो क्षेत्र होता था फार्मूले का, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, और ट्रिग्नोमेट्री और अलजेब्रा के कुछ कुछ खास टॉपिक्स, जिससे एसएससी डायरेक्ट पूछ रहा, लेकिन ज्योमेट्री और मेंसुरेशन का पूरा पूरा जो है मैं पढ़ता ही था। फॉर्मूला याद था एकदम, पूरा कंठस्थ था कि कहीं से भी हाँ पूछ लो भाई, पैरेललोग्राम का पूछ लो, आप इसका पूछ लो, उसका हाँ, पूछ कुछ लो, भी। कोन का पूछ लो। जैसे ये क्या होता है कि आप नोट्स को मैथ्स के स्पेशली नोट्स को रिवाइज नहीं कर पाओगे। और एक आप अगर अच्छे विद्यार्थी हो, तर्क आपके सही है, तो आप क्या करो, फॉर्मूले को ही रिवाइज करते रहो, उससे ही आपका रिवीजन होता रहेगा। हाँ, और फार्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैंने देखा है कि हम्म। ये नहीं कि बहुत लंबा लंबा फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, बस उसी से क्वेश्चन बन जाता है। चलिए ठीक है, तो मैथ्स पे आपने ये किया, रीजनिंग पे आपने क्या किया कि 90 में 90 मार्क्स आपका है? देखिए रीजनिंग में थोड़ा सा
थोड़ा मतलब ये हास्यास्पद होगा। रीजनिंग मेरी पढ़ाई के दौरान पूरी नहीं हो पाई, सिलेबस पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया। तो जो प्रैक्टिस बैच होते हैं, उसमें जो टॉपिक्स मेरे छूट गए थे, ठीक है? तो जैसे मतलब क्लास बंक हो जाने की वजह से, मैंने बताया था क्लास बंक हुआ था फाउंडेशन में, तो मैं इंडिविजुअल मैथ लिया था, रीजनिंग नहीं लिया था। तो रीजनिंग का तो फुलफिल होने का कोई सवाल ही नहीं बनता। तो क्या था कि प्रैक्टिस बैच में जो टॉपिक्स नहीं हो पाए थे, उसको टीचर कैसे टैकल कर रहा, मैं वो ध्यान देता था। और बाकी जो मेरे प्रॉब्लम्स होते थे, वो मेरे सीनियर्स जो दोस्त तैयारी करते थे उनसे भी भेजता था। लेकिन ज़्यादा मुझे प्रैक्टिस बैच से मदद मिली। क्या करता था मैं कि सर कैसे टैकल कर रहे हैं उस टॉपिक्स को जिसको मैं नहीं पढ़ा हूँ, तो वो तरीका मैं चुरा लेता था कि हाँ, मुझे ऐसे टैकल करना है। और इस तरह से, और मैथ का जो लॉजिक था और जो तैयारी थी, उससे भी थोड़ा मदद मिला, मैथ्स में क्योंकि हाँ, सेट्स के सवाल जो है कैलकुलेशन सीधे। कैलकुलेशन पे भी बहुत, कैलकुलेशन से भी बहुत हेल्प मिलता है कि आप नंबर सीरीज के क्वेश्चन, सीएस के क्वेश्चंस कर लेते हो आप कोडिंग के कोड। मैथमेटिकल ऑपरेशन के क्वेश्चंस रीजनिंग के वो टर्न हो गए। हाँ। तो वही था प्रैक्टिस बैच, और सिलेबस खत्म किया था। ऐसा नहीं कि मैंने पूरा बंक किया था, 80% प्लस सिलेबस मेरा खत्म था। खत्म था, और उस प्रैक्टिस सेक्शनल हाँ, टेस्ट प्रैक्टिस। लगाते रहते होगे, मॉक लगाते रहते हो। मैं थोड़ा-सा मतलब ये भी थोड़ा-सा विरोधाभासी होगा, मैं सेक्शनल नहीं लगाया कभी। मैं ये मानता था ना कि यार मेरा जो एग्ज़ाम में सामना होने वाला है, वो फुल मॉक टेस्ट से होगा। अच्छा। तो मैं हमेशा मैं कहता था अगर 15 मिनट में सेक्शनल दे सकता हूँ, तो मैं क्यों नहीं और एक उसका घंटे जो में, है 1 एक घंटा घंटे दे के पूरे से पूरे गुज़रूँ में। मैं। तो मैं पूरा हमेशा से ही, भले मॉक टेस्ट सेक्शनल अवेलेबल है हर सभी प्लेटफ़ॉर्म से, मैं कई-कई प्लेटफ़ॉर्म से मॉक टेस्ट दिया, लेकिन फुल मॉक टेस्ट दिया। ताकि मैं जो प्रेशर एग्ज़ाम में मुझे झेलना है वो पहले ही झेल लूँ, सबसे गो थ्रू हो लूँ, सभी सिली मिस्टेक्स को देख लूँ, सभी अपने मतलब प्रॉब्लम्स को देख लूँ, टाइम का इश्यू है कि क्या इश्यू है, वो सबसे गुज़र के मैं अपना एग्ज़ाम में बढ़िया से होके जाऊँ, क्योंकि वो एक दिन ही निर्धारित करेगा। मेरे मॉक के 100 दिन में कुछ नहीं हाँ। के बराबर हैं, लेकिन वो एक दिन सब कुछ है। अच्छा चलिए, तो आपने मॉक टेस्ट पे सबसे ज़्यादा फोकस किया, आपने बताया है कि 300 के आसपास लगभग आपने प्री के हाँ, मॉक टेस्ट इस लगाए। वाले में, सिर्फ़ इस वाले में सीजन 24 में मैं 300 प्लस मॉक सिर्फ टेस्ट दिया था। सीजीएल 24 में 300, पीछे वाला छोड़ करके, मतलब तो बाईस हाँ, इक्कीस का 22-23 का तैयारी। छोड़ गया। अरे भाई साहब, क्योंकि मतलब। 22-23 में जब एक आध क्वेश्चन से छँट गए तो पढ़ने को फिर कुछ बचा नहीं था। बस वही रिवीजन में क्या कहेंगे, वोकैब पढ़ते थे ब्लैक बुक का, और द हिंदू पढ़ते थे, और जीएस परमार सर का यूट्यूब से पढ़ते थे, और बाकी टाइम बचता था सिर्फ मॉक टेस्ट लगाते जाओ, मॉक टेस्ट अच्छा, लगाते जाओ। मॉक टेस्ट मतलब लगाते कहाँ, 300 तो मिलेगा भी नहीं कहीं से। हाँ, मैं बता बता रहा हूँ सर, जैसे 22 के भी पूरे प्रीवियस ईयर, 23 के भी पूरे प्रीवियस ईयर, प्रीवियस। और ये आरबी वाले कराते थे वो, और ये द पंडित वाले कराते थे वो। प्रैक्टिस मॉक करके भी एक आता है, वो थोड़ी हाँ। महँगी होती है, वो ओलिव का टेस्ट पूरा। और टेस्ट मैं बुक। स्पेशल विद्यार्थी रहा सीजी और सीएचएसएल का, तो मैं अंतर नहीं करा, कभी अंतर करा ही नहीं व्यक्तिगत रूप से। मैं ये मानता हूँ ये कमीशन अंतर करा है, मैं खुद से अंतर नहीं करा। मैं जितना मतलब चाह और प्यार सीजीएल को दिया, उतना ही सीएचएसएल को, क्योंकि सिलेबस एकदम एक जैसा ही है। सेम। तो सीजीएल का भी काउंट करिए वही प्रीवियस ईयर, और सी एच सीएचएसएल एस का भी हो काउंट गया, करिए। हाँ। तो सीएचएसएल का नहीं, पूरा प्रीवियस ईयर सीजीएल 22। का तैयारी का मतलब दोनों, सीएचएस का भी तैयारी हो गया आपका, हाँ, सीपीओ का भी तैयारी हो गया, और इस एमटीएस का भी हाँ। तैयारी हो गया, सबका तैयारी तो सीजीएल उस मतलब। हिसाब से मेरा मॉक टेस्ट क्या हुआ कि उसकी संख्या बढ़ गई, क्योंकि सीजीएल खत्म कर दिया, तब बोलते थे अब क्या करें, तो सीएचएसएल का भी 22 का प्री, 23 का हाँ। मतलब पूरा, और ऐसे करके, और बाकी जो लाइव आ रहे हैं ओलिव का, टेक्स्ट बुक का, और द पंडित का, और सीएम मंक, एक सीएम करके भी आता था, वो मतलब टफ जहां होता जहां था। से आपको मॉक टेस्ट मिला, हाँ, आपने छोड़ा नहीं है वो, लगा नहीं दिया मॉक लगाया। टेस्ट, और उसके बाद मॉक टेस्ट के बाद एनालिसिस भी करते होगे, ऐसा तो नहीं कि छोड़ हाँ, देते होगे। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। जिसमें जिसमें मैं मैथ और रीज़निंग की अच्छी खासी हो गई थी पकड़, तो उसमें मुझे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना पड़ता था। कुछ नए फ़ॉर्मूला और जो कुछ नए ज्योमेट्री के कांसेप्ट मिलते थे, तो उसको देखता था, और अगर कुछ लगता था कि मैथ और रीज़निंग के कुछ कांसेप्ट में मुझे दिक्कत हो रहा, पर्टिकुलर दिक्कत हो रहा, हर बार दिक्कत हो रहा, तो वो मैं यूट्यूब पे डाल के उसको किसी भी टीचर से जिससे मन किया, गगन सर से ही मैं पढ़ लेता था। और मतलब चीज़ों को समझ के पढ़ के, और बाकी मैं ऑफलाइन में पढ़ा ही था जिस मतलब टीचर समझ से, गया, वो मतलब मारूफ सर जहां से पे भी किया था। कोई चीज दिक्कत आई तो आपने यूट्यूब का सहारा लेकर के उस चीज को क्लियर कर लिया वहां से। ये हाँ, भी ये करते थे। खासकर मैथ और रीजनिंग में था, लेकिन मॉक के टाइम की जो स्पेशल स्ट्रेटजी थी वो जीएस और इंग्लिश की थी। उसमें मैं बहुत मतलब वो सटीक था। ये तो मैं हल्के में बताया क्योंकि ये मेरा थोड़ा ठीक ठाक था, लेकिन जीएस में मुझे दिक्कत होता था, और इंग्लिश में। तो उसके लिए मैंने क्या किया कि इंग्लिश का जो वोकैब नया था, और जो वोकैब मैंने तुक्के से सही किया था, उसको शॉर्ट में मैं एक कॉपी, जिसको द हिंदू का वोकैब मैं बताया था, द हिंदू को वोकैब में ही मैं उसको लिख लेता था। और जीएस के भी वो क्वेश्चन जो तुक्के से सही किया हूँ और जो गलत हुआ है, उसको भी मैं शॉर्ट में 2-3 वर्ड में एक क्वेश्चन लिख देता था, ताकि मैं 25 क्वेश्चन को एक नज़र में भी देख देख सकूँ। सकूं, ऐसा ना अच्छा। मुझे पेज ना पलटना पड़े। हम्म। ऐसा नहीं कि आप पूरी लाइन लिख रहे हो, नहीं, यू यू शुड बी स्मार्ट।
क्योंकि आप एसएससी कर रहे हो और आपकी नोट्स को कोई नहीं देखने जा रहा, आपके माइंड में क्या-क्या है वही देखने जा रहे हैं लोग। हाँ, लेकिन वही उसी से रिटेन आपका होना होगा। चाहिए कहीं ना कहीं छोटा आपके हाँ, हिसाब से। रिटेन नहीं हाँ, रखोगे ना, ये मेरी बात मैंने देखा है कि अगर आप रिटेन सोचोगे ना कि मुझे ये याद हो गया, तो आप भूल जाओगे। गलत, आपको कहीं ना कहीं गलत लिखना है वो। पड़ेगा जरूर। हाँ, लिखना पड़ेगा और अगले दिन मॉक टेस्ट देने से पहले उसको देखना है देखना और है। फिर मॉक टेस्ट देख लिए और फिर उसके बाद नोट डाउन करिए। फिर अगले दिन देखिए, फिर फिर मॉक टेस्ट दीजिए, फिर नोट डाउन मतलब करिए। कि इस आपको उसको प्रोसेस से 10 होके बार गुजरिए। 15 बार आप उसको रिवाइज कर लोगे, अपने माइंड से गो थ्रू हो जाओगे, तो फिर ये चीज़ें याद हो जाती है। हाँ, तो ये मैं हाँ, भी और बोलता हूँ सबको। बाकी सर मैं यूट्यूब का सहारा लिया हूँ तो मैं बता ही दूँ कि यूट्यूब पे कितने अच्छे-अच्छे टीचर कौन-कौन है। अमन छाबरा सर का नाम सुने होंगे, इवन कोचिंग सेंटर के हैं। हाँ, वो हाँ। रीज़निंग की बहुत अच्छी मतलब बेहतरीन प्रैक्टिस कराया है जवान ने 4-5 साल का जो है प्रीवियस ईयर एसएससी का उठा के उन्होंने बहुत अच्छी मेंस से पहले किया था। हालाँकि पिछले 22 और 23 में मुझे जो मार्क्स रह जाते थे वही यही रीज़निंग के, क्योंकि मैं बोला था कि रीज़निंग मेरा लूप होल रह गया था, वो हम्म। गलत होता था। तो इस बार मैंने उनसे प्रैक्टिस करी थी, जितना यूट्यूब पे उनकी मैराथन टाइप के बड़े-बड़े मतलब एक मेगा मेगा क्लासेस थे, तो उन सबको मैं जम के पढ़ा था और बहुत बेहतरीन समझाया। क्या समझाया था बंदे ने, अगर कोई नहीं भी पढ़ाया, किसी से भी नहीं पढ़ाया, तो वो कंसेप्ट भी देते थे और समझाते थे, तो उनका मैं प्रैक्टिस किया था। तो रीजनिंग में मेरा इवन सर से, और जीएस के लिए थोड़ा हम लोग हिंदी मीडियम के हैं, तो परमार सर को जल्दी डाइजेस्ट नहीं करते थे, एक्सेप्ट ही नहीं करते थे, लेकिन हाँ, बच्चों के हाँ। मार्क्स बताने लगे कि यहाँ नहीं तो अच्छा कहाँ कर लिया। जाओगे, तो परमार सर को एक्सेप्ट करना पड़ेगा अगर आप एसएससी करते हैं तो। तो उनका अच्छा, पीवाईक्यू 4.0 में नहीं करा। अच्छा। तो अब तो देखो, मैथ का कर लिए, रीजनिंग का कर लिए, इंग्लिश बता दो भाई, ग्रामर और आमर कैसे किया था? वो क्या, आपको तो बता हाँ, दिया। इंग्लिश में मैं बताया हूँ कि हाँ, इंग्लिश का मैं बता दे रहा हूँ कि जैसे यहाँ पे प्रयागराज में ही एक टीचर है सुपर क्लाइमेक्स एकेडमी में, राहुल शर्मा सर। उनसे मैंने कॉन्सेप्ट बेस्ड मतलब ग्रामर पढ़ा था, और वो उन्होंने जैसे थोड़ा सा अगर मैं सिमिलरिटी बताऊँ तो अमन वशिष्ठ सर जो है उन्हीं के जैसे, या फिर पढ़ाते जयदीप हैं सर, इन्हीं के तोड़ साइंस करके। के लॉजिक पे, हाँ तोड़ साइंस के करके लॉजिक पे चीज़ों को समझाना। सेंटेंस को तोड़ करके, सब्जेक्ट ये है, ऑब्जेक्ट ये है, ऐसे हाँ, करके बताते हैं उन्हें। हाँ, वैसे ही करके ये लोग ये पढ़ाए थे सर। इससे ये फ़ायदा हुआ कि हम साइंस के तर्क पे अंग्रेजी को समझ पाए, जिससे मुझे याद करने वाली चीज़ें नहीं मतलब वो हुआ। मैं समझ के चीज़ों को समझ गया, मतलब मुझे याद नहीं करना पड़ा। तो वो कांसेप्ट एक बार बिल्ड हो गया, उसके बाद से द हिंदू को कंप्रिहेंशन के लिए और सीनो इंटो जो नए आएँगे उसको फेस करने के लिए, तो उसका सहारा लिया और ब्लैक बुक को वो बैठ इंग्लिश में के आपको और क्या रोल लगा कि इंग्लिश में सबसे ज़्यादा रोल किसका होता है? कंप्रिहेंशन का, वोकैब का, ग्रामर का? क्या लगता है कि सबसे सबसे ज़्यादा रोल है वोकैब प्लस कंप्रिहेंशन। है ना? ग्रामर भी वोकैब प्लस कंप्रिहेंशन में आ कॉम्प्रिहेंशन जाएगा। ही है, हाँ। ये मैं भी बोलता हूँ। क्योंकि इंग्लिश एक क्योंकि आजकल लैंग्वेज का है, एक लैंग्वेज है जिसमें हुँ, समझ आ गया आपको, तो ग्रामर उतना ज़्यादा मैटर नहीं करता है आपको। मैटर कर वो खुद बोलता है कि अंग्रेजी समझ, सिलेबस में भी अगर आप देखेंगे तो उसको बोलता है कि इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रिहेंशन ऐसा कुछ करके आता है। ऐसा ग्रामर का कुछ पोर्शन है नहीं। लेकिन हाँ, आजकल की अगर बताया जाए तो सच में ग्रामर का कोई रोल नहीं है। ग्रामर के ऐसे-ऐसे मतलब टुच्चे-टुच्चे सवाल पूछेंगे कि जो बच्चे ने अच्छी अंग्रेजी पढ़ी है कहीं से भी मतलब लैंग्वेज की, तो वो रीडिंग कर टैकल कर रखा है लेगा। अच्छे से, तो वो हाँ, पकड़ लेगा, अरे यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रहा है, ये सही नहीं पक्का हो रहा टैकल। है। चलिए, अच्छा, अब लास्ट रह जी। गया एक जीके का। थोड़ा जीके का भी बता दो कि भाई क्या स्ट्रेटजी फॉलो किया। पढ़ते तो बहुत सारे लोग हैं जिस टीचर से जो बता हाँ। रहे हो, लेकिन किया कैसे फॉलो? उनको नोट्स कॉपी बनाया, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर लगाया, क्या किया? देखिए, सबसे पहले तो जीएस को मैं मतलब एक थोड़ा-सा जीएस में मैं बहुत वो था, इरेगुलर स्टूडेंट था। मैं कभी भी ये नहीं माना कि जीएस में करंट अफेयर एसएससी के लिए चाहिए, तो मैं कभी करंट अफेयर्स नहीं पढ़ा एसएससी के लिए, कभी भी नहीं पढ़ा। इवन एग्ज़ाम से पहले भी नहीं पढ़ा। हाँ, एक सभ्य नागरिक होने के नाते कुछ मतलब हॉट अपॉइंटमेंट्स हो गए, बड़े फेस्टिवल्स हो हाँ, गए, बड़े ओकेजन्स हो गए, वो जान लिया। इस ये सोच के भी नहीं कि एग्ज़ाम में आ सकता है, बल्कि ये सोच के कि एक अच्छे नागरिक होने के नाते जानना चाहिए। ठीक। बाकी करंट अफेयर्स में बोलता हूँ, अगर पर्टिकुलरली आप एसएससी की तैयारी करते हैं तो ना ही पढ़ें तब भी ठीक है, उस टाइम को आप मैथ हाँ। और इंग्लिश में दें। ठीक। दे। तो फिर मैंने क्या किया कि 12 पढ़ने के बाद 12वीं की पढ़ाई करने के बाद एंट्रेंस के लिए जब मैं बीएचयू का भरा था और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का, तो मुझे वहाँ पे लूसेंट का सहारा मिला था। मैं लूसेंट्स को एक बार इकोनॉमिक्स वाले पोर्शन को छोड़ के, क्योंकि हिंदी में लूसेंट पढ़ा था, मैं इकोनॉमिक्स थोड़ा सा टफ पड़ता है, उसको छोड़ के मैंने पूरा लूसेंट पढ़ डाला था, वही 12वीं के बाद का। उसके बाद से मैंने जीएस कभी किसी टीचर का पर्टिकुलर बैच लेके नहीं पढ़ा। हाँ, फाउंडेशन बैच में जो किसी ने अगर समझा दिया लाइक पॉलिटी, तो पॉलिटी थोड़ा-सा वो वहाँ पे समझ और लिया। पुष्ट हो गया। हाँ, बाकी क्या था कि अगर मन कर रहा है, लग रहा है दिक्कत हो रहा है, तो किसी भी टीचर का यूट्यूब पे मैराथन उठा के मैंने देख लिया था। मैंने अलग से कोई वो नहीं ऐसा, मैं बता रहा हूँ, ये थोड़ा-सा अजीबो-गरीब होगा कि एक विद्यार्थी जो कि जीएस को पर्टिकुलरली पूरा पढ़ा नहीं है। एक बार सिर्फ़ लुसेंट को ही मैं पढ़ा था, बाकी कभी अगर मन करता था तो वही लुसेंट ही उठाता था। और जब लगा कि मार्क्स नहीं बनना है, इस वाले सीएचएसएल में मेरे 12 क्वेश्चन सही थे और कट ऑफ में मैं 156.61 कट ऑफ था, प्री का मैं बता रहा हूँ, और मेरा नंबर था 156.49।
अरे यही भाई। जीएस की वजह से ही नहीं हो पाया, 0.13 मार्क्स से। तो जीएस का रोल है, बच्चों को कहूँगा थोड़ा सीरियसली लें, एक बार हिस्ट्री पूरा पढ़ें, पॉलिटी पूरा पढ़ें, और जियोग्राफी पूरा पढ़ें, और इकोनॉमिक्स भी पूरा पढ़ें। और स्टैटिक स्टैटिक जीके में जो हॉट, साइंस भी पढ़ना पड़ेगा, हाँ साइंस में। साइंस, देखिए साइंस आप 10वीं तक की अगर पढ़ाई अच्छे से की है हाँ तब भी 10 टैकल कर लेंगे, और बाकी अगर चाह रहे हैं साइंस को पढ़ के टैकल कर पाएंगे, तो मुझे नहीं लगता बायोलॉजी क्वेश्चन को कर पाएंगे। हाँ पीवाईक्यू से आपको करना पड़ेगा, पीवाईक्यू कह लीजिए वही अंदर का, पीवाईक्यू। क्योंकि बहुत टफ पूछता है। इवन मैं उसी क्वेश्चन को अपने कुछ दोस्तों को जो नीट्स कर रहे हैं ना, उनको भी भेजते थे, वो भी टैकल नहीं करवाते थे। एसएससी के जो बायो के अच्छा। क्वेश्चन होते हैं, इतने मतलब अजीब गरीब पूछते हैं। तो जो चीज उड़ती हुई चिड़िया है उसको मत पकड़िए, जो चीज़ आपके अपने हाथ में, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, उनके एक बार गो थ्रू हो जाइए। और स्टैटिक जीके के जो हार्ड टॉपिक्स हैं उसको एग्जाम के 2 महीने पहले उसको देख लीजिए। और बाकी अगर कोई टीचर मार्केट में पीवाईक्यू पढ़ा रहा है, हिंदी में पढ़ा है, तो हिंदी में पढ़िए जो आपको समझ में आ रहा है। लेकिन इस समय तो मोस्ट रिलेवेंट टीचर परमार सर हैं मेरी हाँ। नज़र में, तो उन्हीं से और मैं वो पढ़ाता हूँ है, आपकी। और वो करते रहो अच्छे से। और मैराथन में मुझे लगता है मैराथन भी इंपॉर्टेंट होता है, 5 5 हाँ चार बहुत चार बहुत घंटे का जो वीडियो होता है ना, देख लो एक सब्जेक्ट का। हाँ मॉडर्न हिस्ट्री का देख जरूर, लो क्योंकि 4 5 घंटे का, 200 300 क्वेश्चन रिवाइज हो जाएंगे। पॉलिटी है, मैराथन वीडियो है 5 घंटे का, देख लो, 2 3 बार देख लो, रिवाइज हो जाएगा चीज़ें। तो वो सब भी मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है, जो कि जरूर आपने जरूर, भी जो किया। जो हम्म। हाँ जो लड़के जैसे मतलब बेचारे किसी कारणवश नहीं हो पा रहा, तो वो बार बार हम्म। चीजों को पढ़ेंगे थोड़ी, वो रिवीजन के ही सारा, तो वो मैराथन उनके लिए बहुत द बेस्ट है। और बाकी नोट्स की बात अगर आए, तो परमार सर ने मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों में नोट्स अवॉइड प्रोवाइड करा रखा है मार्केट में। तो मैं हिंदी का वो लाया था, क्लास करता था पूरे बढ़िया से, उस पर्टिकुलर लेक्चर को देखता था उनके क्लास नोट्स को, फिर अगले दिन अगले क्लास को करने से पहले एक बार गो थ्रू लेता था उन 20 क्वेश्चन के अगले लेक्चर को, फिर पढ़ता था, फिर उसके बढ़िया से फिर डिटेल वे में दूसरे लेक्चर पढ़ता था। ऐसे करके मैंने हिंदी के उनका क्लास नोट्स और वो 30 लेक्चर का पीवाईक्यू 4.0 को पढ़ा था। मेंस में मेरे 3 4 क्वेश्चन डायरेक्ट आ गए थे। अच्छा, आपने नोट्स प्रिपेयर किया था ना सबका, मैथ्स इंग्लिश रीजनिंग सबका नोट्स लगभग हाँ था ना? सबका किया था, बस जीएस का ही मतलब नहीं। वो नहीं था, बाकी सबका प्रॉपर नोट्स बनाइए आप। हाँ। पहली बार जब आप फाउंडेशन में हैं, जब आप बस लर्निंग तैयारी फेज में कर हैं, रहे हो तो आप बनाओ, आप टाइम लगेगा, लेकिन एक बार जब बन जाता है तो वही सबसे बड़ा हथियार होता है आपका। और हाँ, और ये भी बता रहा हूँ, जैसे कि नोट्स बनाते टाइम ये नहीं कि लिखा है ऐसे छाप रहे हैं। समझिए भाई कि क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन के लैंग्वेज पढ़िए, लैंग्वेज ही तो माइंड में रखना है भाई। हाँ। आपको कुछ याद रखनी नहीं कि इस तरह के सवालों को ऐसे टैकल करना है। समझते हुए नोट्स जो बनाता है, मुझे लगता है उस बंदे को रिवीजन की कभी आवश्यकता नहीं होती। मेरे साथ ऐसा होता हम्म। है। मैं औसत बच्चों के मुकाबले बहुत ज़्यादा टाइम लेता था नोट्स बनाने में, चीज़ों को राइट डाउन करने में, अपने फेयर्स की कॉपियों में। लेकिन अगर वो चीज़ें भूलते हैं जल्दी, तो मैं लगभग नहीं भूलता था। हाँ, थोड़ा वही थोड़ा फायदा था रिवीजन में ही समझते हुए कम। नोट्स। हाँ, थोड़ा सा रिवीजन में ही आदमी आ जाता था कि हाँ भाई ये चीज़ है। हाँ, अब बाकी टाइम टाइम से फार्मूला बुक को पढ़ते रहिए मैथ्स। ठीक है, चलिए, तो ये सब चीज़ें थी। अब था कि आपके मॉक्स में मार्क्स, अब थोड़ा सा जर्नी बता दो कि जब स्टार्ट किया था तो मॉक्स में मार्क्स इतने ही आ रहे थे क्या? जब स्टार्ट किया था नहीं नहीं प्रिपरेशन, नहीं नहीं, नहीं, कितने आ बिल्कुल रहे नहीं, थे? कोई मुझे तो नहीं लग रहा है किसी भी। मैं अपने व्यक्तिगत बताऊं तो मेरा 100 के अप्रॉक्स 90। मैं सब जब पहली बार CHSL प्री का पेपर दिया था, तो हुआ क्या था कि अभी हम पढ़ाई नहीं किए थे, है ना, मतलब हम लोग अभी फाउंडेशन भी ज्वाइन नहीं किए थे। तो ये हम्म। था कि पेपर दे देते, 12 पे ही तो है, 12 पास पे ही तो है। हाँ, 12th तो पास हुए थे। जब बैठे पेपर में, तो पता चला कि 60 70 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर पाए, तो उसमें मेरे 93 यूरी नंबर थे, है ना। हम्म। तो वो टाइम इशू था। अगर आप ऐसे बच्चे हैं जो कोचिंग नहीं लिए हैं, या फिर सेल्फ स्टडी भी नहीं किए हैं एक कम्पिटेटिव तौर पे, तो आपको टाइम का इशू हुआ। हाँ। मेरे साथ वो था पहला एग्जाम जो एसएससी का, तो 93 मार्क्स या यानी उसके कि बाद से आपने मैंने। अपना 90 मार्क्स से ही शुरुआत, 90 के आसपास से मार्क्स का शुरुआत हाँ। किया है, धीरे 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 करके। और मॉक लगाते तो क्या हमेशा मार्क्स ज़्यादा होता था? अप्स डाउन तो नहीं आते नहीं हैं। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं फिर से बता दूं, अभी सीजन 25 में भी 24 में भी, सॉरी 25 में बोल दिया, 24 में भी मुझे 150 प्लस माइनस का ही डेटा मेरे साथ था। अच्छा, 150 प्लस माइनस आते रहता था ऐसा? कभी हाँ डाउन होता होगा, कभी अप होता होगा। कभी, हाँ। और फ्रस्ट्रेशन भी लगता होगा जब कम मार्क्स आते हाँ होंगे तो। बिल्कुल, डर 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 भी बना रहता था कि क्या होगा कि एहू नहीं बार होगा। ऐसा होई का। ऐसा मतलब फील होता था। हाँ, बट ये है कि आपने फिर छोड़ा नहीं। करना है तो करना है भाई, जितना एफर्ट्स हाँ लगा चीज़ों को सकते अपने हैं, जितना एफर्ट्स एग्जाम से पहले लगा सकते हैं लगाना है। और आपने अपना बेस्ट एफर्ट लगाया, मैं 350 फिर से मॉक। कहूँगा कि आप घबराइए नहीं। सभी बच्चों का एक ही हाल है। मॉक टेस्ट में मेरे भी शुरू में 120 110 130 यही हम्म। मार्क्स होते थे, और आज मतलब अभी मैं देता हूँ तो 155 50। 53 60 सर। 61 65 हाँ। 48 50 171 मैक्सिमम हमारा अभी तक गया होगा। तो वन
एक बार गया था 192, वो भी प्रीवियस ईयर में, और वो उस प्रीवियस ईयर में जिसके पूरे सेक्शन को मैं पढ़ रखा था बहुत पहले मतलब प्रैक्टिस में। तो वो अच्छा। था। बाकी मॉक टेस्ट में मेरा मैक्सिमम 180 के अप्रॉक्स गया होगा, वो भी बहुत गिने चुने में। और मेंस के मॉक टेस्ट में मेरा मैक्सिमम 338 था ओलिव में। 338 था और लाए हैं आपने 351। तीन हाँ, तो अभी पेपर आप रॉ- देखिए, मॉक का और पेपर का आप कितना लेवल ही लेवल देख है, लीजिए। हाँ। हाँ, चलो, तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, एक चीज़ और क्वेश्चन आता है लोगों को कि भाई प्रिपरेशन के टाइम पे हमको ना मोटिवेशन नहीं बन पाता है, कंसिस्टेंसी नहीं बन पाता, तो आपने कैसे कंसिस्टेंसी मेंटेन किया? देखिए कंसिस्टेंसी नहीं करेंगे तो आप नहीं करेंगे तो कोई और कोई तो और कर रहा है। हाँ, फिर वो आपकी जगह पे उसका सिलेक्शन होगा, सीधी सी हाँ, बात तो है। वो होगा ना 100%। और एक चीज़ है, अगर आप गरीब हैं, तो खोने को कुछ नहीं है, पाने को दुनिया है। तो हाँ, फिर क्या हो जाएगा, नहीं होगा तो मेहनत से, जैसे माँ बाप कमाए हैं खिलाए हैं, हम भी माँ बाप मेहनत से कमाएंगे खाएंगे खिलाएंगे। और मेहनत नहीं करोगे तो वही सीन है कि मेहनत से कमाओ, और नहीं करोगे तो फिर वैसी गरीबी की तरह तुम्हारी भी जिंदगी गुजरेगी। और बाकी थोड़ा बहुत ये भी था कि मतलब हो सकता है कुछ बंदों को अपने आप में महसूस करना चाहिए कि यू आर स्पेशल यार। तो मैं अपने आप को महसूस करता था कि भगवान ने मुझे किसी खास मकसद के लिए बनाया है, और हमारी जो जिम्मेदारी इस उम्र में है उस जिम्मेदारी को बखूबी मैं निर्वहन करूँ, अच्छे से पढूँ। और पता नहीं ज़िंदगी कहाँ ले जाएगी, कौन-सी ज़िम्मेदारियों को निर्वहन करना है। अगर ऐसे ही हमारे मतलब वर्तमान के अगर मुख्यमंत्री देखें, योगी आदित्यनाथ जी हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वो लोग भी अगर बचपन में ऐसे सपने नहीं सोचे होंगे कि हमें भी किसी खास मकसद के लिए बनाया गया है, तो मुझे नहीं लगता कि वो लोग भी वहाँ पहुँचे होंगे और ज़िम्मेदारियों का निर्वहन। आज देखिए इस उम्र में वो लोग 3-3 बजे, 2-2 बजे रात को सोते हैं, सारी फाइल्स को देख के, पढ़ के, करके, मेंटेन करके। तो आप मेहनत से मत भागिए, जिस दिन आपकी नौकरी लगेगी, किसी भी डिपार्टमेंट में लगेगी, उस दिन भी आपको 8 से 10 घंटे काम करने ही करना ही करने हैं। पड़ेगा। तो अभी बिना सैलरी के काम करने की क्या जाता है, थोड़ा-सा पेशेंस रखो कि अभी वो भी मिलेगी, वो ऐड होके मिल जाएगी उस जब लग जाएगी तो। अभी बिना हाँ, सैलरी के मेहनत करिए, लेकिन करिए। और आपका एफर्ट ही आपके आपके लाइफ को तो चेंज करेगा ही, आपके साथ आपके जो परिवार है वो भी जो आस लगाए हुए हैं बिल्कुल, उनका भी बिल्कुल। लाइफ चेंज होगा। हाँ, आप खुद देखिए रोड पे चलते हैं तो किसी की माँ, किसी के बाप कितनी मतलब मेहनत से। धूप में, कड़कड़ाती धूप में मज़दूरी करते हैं, सर पे मतलब बोझ को कैरी करते हैं, वो अपने भी माँ-बाप हो सकते हैं अगर हम परिस्थितियों को बदलने की कोशिश नहीं करेंगे तो। हम्म। और होते भी हैं, मान लीजिए अगर आप गरीब हैं, तो आप देखने जा रहे हैं जो पिता बाहर कमा कर रहा तो कैसे किस किस परिस्थिति से गुज़र रहा है। परिस्थिति से गुजर रहे हैं, और होता भी है, बहुत मेहनत करते हैं वो लोग अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार को भरण पोषण करने के लिए। और हमारा ही वो सहारा रहता है कि बड़ा होकर के यही कुछ करेगा। तो हम हाँ, लोगों को ज़रूर। रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर हमें एक मौका मिला है ना तैयारी के लिए, तो हमें उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए, अपना जी जान लगा करके मेहनत करना चाहिए, और जैसे आपने सिलेक्शन लिया वैसे ही लेना। हुँ। अब आपके फैमिली वाले कैसा फील कर रहे हैं, ये बताइए। बहुत खुश है मेरे पिताजी, बहुत खुश है मेरे पिताजी। तो 8वीं तक ही पढ़े थे, और एक कारखाने में जो नमकीन वगैरह बनता है, जो आप जानते हैं नमकीन वगैरह जो मार्केट्स हम्म। में, तो उसमें काम करके हमें पढ़ाए हैं। मेरा एक छोटा भाई है, 12वीं तक की पढ़ाई किया है। और मतलब परिवार, मैं बताया था ना कि मैं टॉप यूनिवर्सिटीज़ का एंट्रेंस निकाला था, बनारस में मेरा 69 रैंक था। तो स्थिति सही नहीं होने की वजह से पढ़ाई जारी नहीं रख पाया, और भाई को भी जो है पढ़ाई से थोड़ा-सा दूर जाना पड़ा, कमाना पड़ा। तो एक भाई है, हमारी एक बड़ी दीदी हैं, उनकी शादी हो चुकी है। हम लोग 2 भाई हैं, माता है, पिता नहीं है। माताजी फैमिली हमारी में पढ़ी नहीं है। फैमिली में पहला बहुत लोग गवर्नमेंट खुश हैं। जॉब। हाँ, पहला जॉब। मेरी तरह मैं भी पहला जॉब हाँ, था, ए एस ओ सी एस से। अब मैंने बहुत-बहुत शुरुआत धन्यवाद किया, भैया मैं भी आपको भी। घर पे बड़ा था, उसके बाद मेरा छोटा भाई था। तो चलो, थोड़ा सा रिलेट तो कर सकते हैं तुम्हारे साथ कि क्या बिल्कुल क्या। ऐसा ही है मेरे साथ भी, मेरा भी छोटा भाई है, 2 साल छोटा है मेरे से। मेरे से भी 2 साल, मेरे भाई अभी ठीक कर रहा है, अभी अपना बिजनेस कर रहा है वो, उसको सपोर्ट भी रहा मिश्र से ही कराना है। हमें। तो बहुत अच्छा रहा तुम्हारे साथ। बाकी अब कुछ और सजेशन अगर देना चाहते हो स्टूडेंट्स को तुम अपनी तरफ से, कि जो कि बहुत तैयारी कर रहे हैं अब मैं 25 ये के लिए, तो क्या क्या 2-3 पॉइंट्स उनको रखना चाहिए कि ये हाँ, चीज़ें रखो। पहली चीज़ तो ये है कि कभी भी नोटिफ़िकेशन का इंतज़ार मत करिए कि एग्ज़ाम आ रहा है, नोटिफ़िकेशन आया तब तैयारी करेंगे। कट मैं ऑफ ऐसा का नहीं विद्यार्थी सोचना रहा। है, एक एक ये भी बात है हाँ। ना, कट ऑफ का लोग बहुत सोचते हैं, कट ऑफ को तो सोचना ही नहीं इस चाहिए। बार का कट-ऑफ तो देखिए, इस बार का कट-ऑफ तो एसएससी की वजह से बढ़ा है। हाँ। आप 10-10 क्वेश्चन गलत होगा तो कट-ऑफ ऑब्वियस सी बात है, और सबको मार्क्स टू ऑल करेंगे तो बढ़ेगा। तो वो उसको नहीं हम्म। देखना, वो नॉर्मल कट-ऑफ रहेगा, 23-22 की तरह ही रहेगा इस बार भी, अगली बार। क्योंकि एसएससी को भी तमाशा लगा है, तो वो रिफॉर्म्स करेंगे, जो रिफॉर्म्स जो बच्चे चाह रहे हैं, जैसे पीपीएफ से पहले फाइनल आंसर की हो गई और लेवल मेंटेन करना, तो वो सब देखने को मिल सकता है, मुझे लगता है 100%। क्योंकि पूरा एसएससी भी वॉच करती है चीज़ों को, अपनी कमियों को तो करेगी। और बाकी मैं अगर सलाह दूँ, जैसे ये नहीं नोटिफिकेशन का इंतजार मत करिए कि एग्जाम हाँ, अब आ अब गया अब आएगा। पढ़ना है, ऐसा नहीं है, पूरा जी जान लगा था, ऐसा कुछ नहीं होता है दोस्त, कर भी नहीं पाएंगे आप। इधर बटोरेंगे इधर निकलेगा, उधर बटोरेंगे इधर निकलेगा। मैं क्या था कि जो चीज़ तैयारी के दौरान जो चीज़ जिस दिन पढ़ा उसको उसी दिन अपनाने की कोशिश किया कि तुम मेरे हो जाओ या मैं तुम्हारा हो जाऊँ, ऐसा करके इतना डेडिकेशन था।
तो उसके बाद अगले दिन की पढ़ाई, अगले दिन उसको अपना बनाना, अगले दिन की पढ़ाई, ऐसे अगले दिन करते-करते करना। एग्ज़ाम टाइम तक मुझे कोई स्ट्रेस नहीं रहता था और आराम से नींद भी आती थी, प्रॉपर पढ़ते भी थे, घूमते भी थे। इवन मैं ऐसा विद्यार्थी नहीं रहा कि त्योहार के मौकों को अपने परिवार के साथ ना रहूँ। परिवार को भी देखा, ताकि मुझे ये था कि देखो ये सरकारी नौकरी की तैयारी एक दुष्चक्र सा हो गया है कि जिसमें सफलता, असफलता वो कुछ पता कहा नहीं नहीं है। जा सकता। तो मुझे ये लगा कि अगर असफलता हो भी तो ये ना हो कि मैं उस उम्र को नहीं जिया जिस उम्र में जीना चाहिए था। तो मैं परिवार भी अपना देखा, त्योहार में भी अटेंड किया, दोस्तों के साथ घूमा भी हूँ और जो सिटिंग लगाता था पढ़ाई के दौरान वो अच्छी खासी मतलब पूरा हाँ, डेडिकेशन होता था लेकिन वो था कि और शुरुआत। डेडिकेशन भी था आपका साथ में, ऐसा नहीं कि जी। 4 घंटे पढ़ रहे हैं और फिर घर चले जा रहे हैं, नहीं 10-12 घंटे नहीं, का टाइम दे रहे हैं डेली। नहीं, हाँ। नहीं, घर जाने का सेंस ये था कि मतलब ऐसा नहीं कि हमेशा घर जा रहे हैं, त्योहार आते जो हाँ तो बड़े-बड़े है। त्योहार जैसे होली, दिवाली वो, तो वो 2, 3, 4 दिन का गैप था, फिर आते थे पढ़ने। तो वो ओके। चीज़ जैसे मैं कहता हूँ जैसे कुछ बच्चे इतना डेडिकेटेड हो जाते हैं, नहीं जाते हैं। हो सकता है उनका फैसला सही है, लेकिन मेरे हिसाब से सलाह होगा कि थोड़ा परिवार को भी देखिए, वो भी लम्हों को जीना सीखिए और मैथ्स के लिए स्पेशली फ़ॉर्मूला का बुक या तो खुद बना पाएँ तो बहुत बेस्ट है और नहीं तो अ, मतलब मतलब जो मार्केट में आ गई है पीडीएफ्स वगैरह सारे टीचर्स की उनको भी देख लीजिए और कैलकुलेशन में बहुत काम करिए। स्क्वायर आप भी याद रखिए 50 तक, मेरी तरह 30 तक क्यूब और एटलीस्ट 30 तक पहाड़ा। मुझे 42 तक टेबल से आते हैं, हिंदी मीडियम के हम लोग थे। पहाड़ा जिसको बोल रहे हैं आप, टेबल्स अभी बोल रहे हैं क्योंकि हम हाँ। लोग थे हिंदी मीडियम से तो पहाड़ा ही बोलते हैं। तो वो इतना मेंटेन रखेंगे, आपका टाइम बहुत बचेगा। इंग्लिश और जीएस को अच्छे से टाइम दे पाएँगे और मार्क्स अच्छे। इस बार मेरे प्री में 164 रॉ थे, 175 अच्छा। नॉर्मल्स थे। वाह। अच्छा, और बताइए, मेरे बताइए कि मेरा चैनल के बारे में कब पता चला था और मेरा अरे कुछ रोल सर रहा कि नहीं? हाँ, तो बहुत रोल है सर, ज़रूर रोल है। मतलब आपका वैसे शॉर्ट्स पहले आता रहता था, आप यस के तौर पे देते थे, तो लगता था कि ये तो बहुत बड़ी जॉब है। सच में बता रहा हूँ, बहुत बड़ी अच्छा। जॉब है। ऐसा ये हम लोग नहीं कर पाएँगे, ऐसा नहीं कर पाएँगे। तो फिर धीरे-धीरे देखते गए, लेकिन जब फाइनल रिज़ल्ट आया, तो उसके बाद का प्रोसेस क्या है, ये देखने को मिला। तो फिर आपके वीडियोज़ मैं देखने लगा, फ़ॉलो करने लगा, तो हर चीज़ मैं देखा और हर चीज़ में मुझे जगह-जगह पे गाइड मिला कि यहाँ पे ट्रेनिंग होगी, यहाँ पे ऐसे ट्रेनिंग होगी, आपका वो वीडियोज़ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऐसे होगा, ये आपको डॉक्यूमेंट चाहिए होगा और फाइनल रिज़ल्ट के पहले जो पीपीएफ भरी जा रही है, उसमें ऐसे पीपीएफ भरना है, ये पोस्ट में ये लोकेशन मिलेगी। तो वो सब कुछ आप लोगों के थ्रू ही देखे और मैंने मेरा मेरा मकसद था कि मैं नॉर्थ इंडिया का हूँ, मुझे साउथ में नहीं जाना। इस वजह से मैंने आईटीआई और जीएसटी को नहीं फ़िल किया था ऊपर, एसओ के पहले रखा था और ताकि दिल्ली पोस्टिंग मिल जाए, तो वो भी बहुत बड़ा रोल था। और आप जो बनाते हैं वीडियो वो बच्चों को टू द पॉइंट रहता है क्योंकि आप चीज़ों को मतलब हमें लगता है जिए हैं जिन चीज़ों को, उन चीज़ों का बेहतर बता सकते हैं। तो वो बहुत मदद करा। जैसे हम लोग समझते समझते गए, देखते गए कि हमें वेरीफ़ाई भी करता था कि चीज़ें सही है गलत, तो बहुत सही भी रहती थी, तो बहुत मदद होता था। मैं चलो। फिर से कहूँगा कि अभी भी हम छोटे भाइयों को आपकी ज़रूरत है। ज़रूर हमेशा नहीं, नोटिफ़िकेशन मैं आने से हमेशा। लेके फाइनल रिज़ल्ट तक, जॉइनिंग तक आप कदम-कदम पे अभी मैं बताया ना गाँव से हम लोग को कुछ पता नहीं होता। मैं फाइनल ईयर के बाद जाना इतनी पोस्ट, बाप रे बाप! हम लोग को ये माना था कि इनकम टैक्स ही होगा बस। सीजीएल का मतलब इनकम टैक्स की तैयारी। हाँ, यही गाँव में नाम है कि सीजीएल की तैयारी कर रहा है, वो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहा है भाई बस। लेकिन इसमें तो 70 पोस्ट, उसमें तरह-तरह के ये जितने पोस्ट मंत्रालय वो हैं, जितने पोस्ट ये। हाँ। हाँ, जितने टॉप जाँच एजेंसियाँ हैं, उनकी भी पोस्ट इसी में आ रही हैं। तो वो भी मतलब धीरे-धीरे जब आप लोग पोस्ट आपने तो एक पूरा 70 पोस्ट का पूरा वो वीडियो डाला था कि इस पोस्ट में ये सैलरी है, ये वर्क प्रोफाइल है, यहाँ यहाँ पोस्टिंग पे होगी। आपका पोस्टिंग होगी और कहाँ रैंडम भी हो सकता है, कहाँ पे चीज़ें फिक्स है कि यही पोस्टिंग होगी। वो मुझे काफ़ी मदद करा और पीपीएफ भी भरते टाइम आपने बोला था कि क्या ध्यान रखना चाहिए, क्या ध्यान नहीं रखना चाहिए, तो पीपीएफ भरते टाइम की सारी चीज़ों को मतलब बाद में एनालाइज़ किया। तो मुझे लगता है कि एक विद्यार्थी को जो थोड़ा अवेयर है यूट्यूब पे, वो ये सब हम्म। कंटेंट को पहले देखे कि मुझे कौन-सी जॉब चाहिए और क्या एम लेके चलना है, कितने मार्क्स का एम लेके चलना है, तो वो उसको और मदद चलो। मिलेगी। चलो सही है, और मेरे जैसे और आपके जैसे लोग भी अब आसपास के लोगों को मोटिवेट करेंगे, अब आपके घर के आसपास भी लोग निकलेंगे कि भैया का हो गया, सूरज भैया का, अब हमको भी सीजन हुँ, निकालना है, तो यहीं से मोटिवेशन बनता है। अब आपका इंस्पिरेशन से लोगों तक फैलेगा। ठीक है। तो बहुत अच्छा ज़रूर। किया है आपने, अपने फैमिली का नाम किया, अपने घर आसपास गांव का नाम किया होगा, गांव में भी लोगों का नाम हो गया कि सूरज ने निकाल लिया, अब मंत्रालय में काम करेगा। तो हुँ, कॉन्ग्रेचुलेसन सूरज, एंड थैंक यू सो मच फॉर बहुत-बहुत धन्यवाद। ज्वाइनिंग और लोगों को गाइड करने के लिए। ठीक है। और मैं हमेशा जुड़ा रहूँगा इसी तरह से, मैं तो अब हट नहीं सकता। मेरा मतलब मकसद ही यही था ना कि मैं गांव के बच्चों तक पहुंचूं जिनको पता नहीं है कि एसएससी सीजीएल क्या है। इसलिए मैं हमेशा
गाइडेंस का वीडियोस जो है, स्ट्रेटजी का वीडियोस, पोस्ट प्रेफरेंस का वीडियोस और अपना शॉर्ट्स डालते रहता हूँ ताकि लोग कनेक्ट करें। मुझे लगता है कि मुझसे लोग कनेक्ट भी करते हैं कि हाँ भाई ये भी एक छोटे से शहर से निकल कर आया है। बहुत कनेक्ट करते हैं सर, बहुत हम्म, बहुत, क्योंकि आपकी लैंग्वेज जो होती है ना वो एकदम अंडरस्टैंडिंग है, पूरा एकदम टू द बिल्कुल। पॉइंट, चीजों को बहुत अच्छे से समझते हैं हम लोग, मतलब एकदम हाँ चलिए ये ठीक बोल है, रहे ओके हो। समझ गए, भावनाओं को समझ गए। अच्छा ठीक है, आपका कोई क्वेश्चन है, आपको कुछ पूछना है मेरे से, अब आपको दिया जा रहा है। हाँ, सर यही कहेंगे कि मतलब पूछेंगे कि अभी आगे क्या करना है, कैसे जैसे अटेस्टेशन फॉर्म वगैरह क्या भरना रहेगा, और डीवी वगैरह कैसे कराना है, और या और ये सब तो शायद आप मैंने एक बनाए थे वीडियो अभी सैम्पल वीडियोज। बनाया है, एक वीडियो बनाया हाँ, था, फिर मैं भी भी मैं देखा था ब्रीफ 2 में घंटे पहले। आपको एसओ सीएसएस के बारे में सब चीज़ बताता हूँ। आज ही प्रेफरेंस आया है। सबसे पहला काम तो आपको यही करना है कि ऑनलाइन हो रहा है तो रजिस्टर कर लेना है फटाफट, ठीक है। हुँ, रजिस्टर तुमको आज ही के आज ही अपना कर लेना है। पहले से क्रेडेंशियल आपके भरे होंगे उस पर, तो आप फॉरगेट पासवर्ड करके अपना एक पासवर्ड बना लेना है, और फिर वहाँ पे लॉगिन करके आपको 3-4 चीज़ें फॉर्म भरने के लिए आएगा। उसमें विलिंगनेस फॉर्म होता है, अटेस्टेशन फॉर्म होता है, पोस्ट प्रेफरेंस होगा, और दिल्ली में जो रहते हैं उनको दिल्ली वेरिफिकेशन का भी फॉर्म भरना है। और वहाँ पे कुछ कुछ मेडिकल सर्टिफिकेट भी आपको ऑनलाइन अपलोड करने का रहता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो विलिंगनेस होगा, इजिली होगा, अपना नाम रोल नंबर डाल के आई एम विलिंग टू ज्वाइन दिस पोस्ट, हो गया काम खत्म। दूसरा है अटेस्टेशन फॉर्म। अटेस्टेशन फॉर्म में सारा डिटेल आपका रहता है, उसमें आपको एक फ़ोटो डालना पड़ेगा, आपको सिग्नेचर अपना डालना पड़ेगा, ठीक है। साथ में अपना नाम, रोल नंबर, ये सब जो भी चीज़ें हैं, डिटेल्स, ये सब सब डालना पड़ेगा। आप कहाँ पे आपका जन्म हुआ है, कहाँ आपका परमानेंट एड्रेस है, कहाँ प्रेजेंट एड्रेस है, वो डालना पड़ेगा। वो सब चीज़ें एक एक करके आप देख करके भर सकते हो वहाँ पे, ठीक है। और और बाकी सब क्वेश्चन ये पूछना, जैसे मान लीजिए डीवी दिल्ली में होगी, हम लोग गाँव के हैं, तो क्या सही रहेगा, कितना दिन पहले मुझे वहाँ पे एक एक एचडीडी दिन पहले पहुँचना चाहिए? पहुंच जाओ, एक दिन पहले मैं बोलूंगा कि जैसे कल डीबी होने वाला है ना, तो आज शाम तक पहुंच जाओ वहां पे, क्योंकि ठीक, ट्रेन व्रेन का कोई ठिकान नहीं है। आप यहाँ पे मेरे साथ रहना चाहते हो तो तुम बोलना, मेरे यहाँ खाली है रूम, ठीक है, मैं कर दूंगा एक दिन का। अगर एक दो दोस्त है तो अभी कर सकता हूँ एडजस्ट, ठीक है, आ जाना, ठीक है, मेरे से कांटेक्ट कर ठीक लेना, है तुम भैया। मेरे पास रह रुक सकते हो, ओके। ज़रूर भैया, कोई टेंशन नहीं ज़रूर है। आपसे मिलते हैं। और हाँ थोड़ा-सा पोस्ट के बारे में बता दीजिए, जैसे गाँव में बहुत रौला है कि सचिवालय में बैठेंगे, जहाँ पे मंत्री लोग आते-जाते हैं, तो वो पावर क्या है? और अभी सैलरी क्या बनती है? और ये 8 पे कमीशन आने वाली है और कब लग जाएगी? और उसके बाद सैलरी क्या बनेगी और पावर क्या है? देखो, मिनिस्ट्री में बहुत सारे मिनिस्ट्रीज आपको प्रेफरेंस में दिख ही रहा होगा कि कितने सारे मंत्रालय हैं। तो कुछ मंत्रालय बड़े हैं जिनका नाम है, जैसे होम मिनिस्ट्री है, फाइनेंस मिनिस्ट्री हो तो बड़ी नाम है उसमें। फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर जीएसटी इंस्पेक्टर जो आते हैं, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर आते हैं, वो फाइनेंस मिनिस्ट्री का एक पार्ट है, समझो तो। आप जी, वहां पे लीड करोगे मंत्रालय में, उनका हेड ऑफिस में बैठोगे, समझो, जहाँ पे मंत्री बैठते हैं। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री में आप बैठोगे, और जो जीएसटी इंस्पेक्टर, ये सब इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, जीएसटी उसके डिपार्टमेंट्स है, उनका एक छोटा पार्ट है। तो समझो कि हुँ, जीएसटी इंस्पेक्टर नीचे है, समझो तो। अगर मंत्रालय से देखा ऐसे कंपेयर, ऐसे तो नीचे तो नहीं है, लेवल 7 के ये दोनों पोस्ट होते हैं, तो वैसा होता है। तो अगर बड़ी मंत्रालय में देखा जाए तो 4-5 ही बड़े मंत्रालय हैं, बाकी सब मीडियम साइज के और कुछ छोटे हैं। तो बड़ा मंत्रालय में होम मिनिस्ट्री है, फाइनेंस मिनिस्ट्री है, हेल्थ मिनिस्ट्री है, अर्बन डेवलपमेंट है, वो बड़ी मिनिस्ट्री में आता है। एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर मीडियम मिनिस्ट्री में आता है। और भी मिनिस्ट्रीज हैं, बाकी सब मीडियम मिनिस्ट्री में। 3-4 मिनिस्ट्री जो बड़ा मिनिस्ट्री में आता है, ठीक है। बाकी सब छोटे मिनिस्ट्रीज हैं, जैसे कि एजुकेशन मिनिस्ट्री, इसको बड़ा मान सकते हो, मीडियम साइज का मान सकते हो। रूरल डेवलपमेंट, इसको एक मीडियम साइज का मान सकते हो। बाकी जो टेक्सटाइल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, स्टील हो गया, माइंस हो गया, ये सब जो मिनिस्ट्री है उसको छोटी कैटेगरी में माना जाता है। फिशरीज मिनिस्ट्री हो गया, आयुष वगैरह, तो वो अब उसके हिसाब से देखना। लेकिन आप प्रेफरेंस भरते समय मैंने बताया ना, हमेशा अपने फील्ड ऑफ इंटरेस्ट को देखना, क्योंकि जब उस मिनिस्ट्री में जाओगे ना तो उसी चीज से रिलेटेड तुमको कागज आएंगे और टैकल करना पड़ेगा, ठीक है। पार्लियामेंट क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे पास, और उनको पार्लियामेंट क्वेश्चन का जवाब बनाना होता है। तो समझो पार्लियामेंट वाली चीजें आपके पास आएगी। तो आप अगर किसी चीज में इंटरेस्टेड हो, मान लो आप हेल्थ में इंटरेस्टेड हो, ठीक है, कि हेल्थ वाली चीजें में हमको अच्छा लगता है, तो आप उस मिनिस्ट्री को चूज करना। काम मत देखना, काम में मोर एंड लेस सब में लगभग सेम होता बराबर, है। बराबर। और डिपेंड करता, आपको अभी कोई नहीं बता सकता कि किस में ज़्यादा काम आएगा। छोटी कितना मिनिस्ट्री, वर्कलोड है? हाँ, छोटी मिनिस्ट्री में भी कभी कभी काम ज़्यादा वाला मिल जाता है सीट, और जनरली मिल जाता है। बड़ी मिनिस्ट्री में भी काम ज़्यादा वाला सीट मिल जाता है, और कम काम वाला भी सीट मिल जाता है। तो वो आपकी जब पोस्टिंग होगी, जब आपको वहाँ पे सीट मिल जाएगा आपको
कि ये मेरा सेक्शन है, ये मेरा सीट है, वहाँ पे जाओगे आपको बोलेगा कि ये आपका काम है, तब आपको पता चलेगा। जब आप एक महीना बिताओगे ना, तब आपको पता चलेगा कि आपका एक दोस्त बोल रहा होगा सेम मिनिस्ट्री में, भाई मेरा तो सेक्शन चिल है भाई, हम मेरा सेक्शन ऑफिसर। एक नहीं, सेकंड। मुझे वर्कलोड से कोई दिक्कत नहीं है सर, मैं वर्कलोड को कैरी कर लूंगा। मुझे पसंद है, रिस्पॉन्सिबिलिटी से मैं भागूंगा नहीं, क्योंकि जितना हम लोग काम करेंगे उतने ही निखरेंगे, हाँ समझ वो बात तो बढ़ेगी, है, ये समझ सबका बढ़ेगी। नहीं होता ना अंडरस्टैंडिंग। सब लोग चाहते हैं कि कम से कम उनको काम मिले, और ये मेंटेलिटी धीरे धीरे चेंज भी होती है। तुम अभी जॉब नहीं लगी है ना, लेकिन वहां जाने के बाद देखना थोड़ा सा तो जरूर स्विच होता है। यार मेरा दोस्त एंजॉय कर रहा है, उसको सेक्शन पे हमको 7 बजे तक बैठ के पढ़ कर काम करना पड़ रहा है, तो थोड़ा सा होता है वो पले। लेकिन डरना नहीं चाहिए, काम सीखोगे। स्टार्टिंग में आपको बर्डन लगेगा, लेकिन जैसे काम सीख गए तो आप जो पहले 2 घंटे में काम करते थे ना, 15-20 मिनट में आधे घंटे में काम कर लो, तो टैकल और करने सर आ जाएगा। कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन जैसे एक यूपीएससी मंत्रालय शायद करके भी है, वो क्या यूपीएससी है? है। और एक क्वेश्चन और है सर, जैसे मेरा ड्रीम जॉब एमईए था, 0.04 मार्क्स से मैं रह गया, तो क्या इसमें विदेश में जाने का मौका मिलता है नहीं, इस वाले देखो एसओ में? सीएसएस में आपको विदेश जाने का मौका नहीं मिलेगा। आप बहुत बड़े लेवल पोस्ट पे पहुंच जाओगे, या फिर डेपुटेशन पे आप जा सकते हो। जब 10 साल 12 साल के बाद डेपुटेशन पे कोई पोस्ट निकली तब जा सकते हो, लेकिन ऐसे कोई विदेश जाने का सीएसएस से नहीं मिलता मौका, ठीक है। या फिर आप डायरेक्टर वगैरह लेवल पे जाओगे तब आपको कुछ ट्रेनिंग वगैरह के लिए उस टाइम पे जाया जाता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई विदेश जाने का रोल नहीं है। और विदेश मंत्रालय में क्या बोल रहे हो, और क्या क्वेश्चन था? यूपीएससी करके एक यूपीएससी। मंत्रालय है, वो क्या यूपीएससी है? में जो काम होता है, जो यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट करवाती है, उसी सब चीज का देख रेख करना, उसी चीज का सब कुछ बनाना। बस एक बिल्डिंग है, उसमें उनका मेन काम है यूपीएससी एग्जाम को कंडक्ट करवाना। बाकी यूपीएससी के अंडर जो भी एग्जामिनेशन होते हैं उनको कंडक्ट करवाना अच्छे से, बस उतना उन्हीं का रोल होता है, ठीक है। जो चीज उनका नाम है, जो उनका बेस काम है, वही काम करेंगे वो। और हल्का फुल्का इधर से उधर से पार्लियामेंट क्वेश्चन आ गया यूपीएससी से रिलेटेड तो वो कर सकते हैं, ये सब कर सकते हैं। हेल्थ मिनिस्ट्री मतलब हेल्थ से रिलेटेड सारे काम, इंडिया का जितना भी हेल्थ डिपार्टमेंट सब चीज़ है वो हेल्थ मिनिस्ट्री में डील हो रहा है। फाइनेंस मिनिस्ट्री मतलब इंडिया में जितने भी बैंक है, फाइनेंस मिनिस्ट्री से हो रही है। सीबीडीटी सीबीआईसी इनकम टैक्स है वो हो रहा है। फाइनेंस रिलेटेड जो चीज़ें हो रही है वहाँ पे वो काम हो रहा होगा। फिशरीज मिनिस्ट्री क्या मतलब फीस से रिलेटेड जो भी स्कीम्स वगैरह है वो है। फार्मर मिनिस्ट्री, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड। तो आप जो चीज़ के बारे में सुन रहे हो ना, उसी टॉपिक पे वहाँ पे काम हो रहा है, ठीक है। और ठीक है सर। और सैलरी सैलरी पूछ जैसे रहे थे। सैलरी आपको जब इन हैंड है तो अभी के हिसाब से मुझे लगता है 75,000 इन हैंड सैलरी आपको मिलेगी, और टोटल अप्रॉक्स 90 तक आपकी सैलरी पहुंच जाएगी। और अगर जो बोल रहे हो कि एड्स पे कमीशन के बाद कितना है, तो जहां तक अंदाजा जब सबको कर रहे हैं तो 35% तक सैलरी इंक्रीज होने का चांसेस है अभी से। 30% मान सकते हो, कम से कम होगा तो 30%, यानी कि अगर आपको 75 है तो 75% का 75 का 1 लाख 30%, मोट अप्रॉक्स हो सकता है, 1 लाख अप्रॉक्स 1 लाख आपको अप्रॉक्स, लगभग 90-95 तक प्लस आपका इन माइनस हो हैंड सकता सैलरी है। 2026 जनवरी से आपको मिलने लगेगी, ठीक है। ठीक। और बाकी सर, जैसे मेरी एज अभी वर्तमान में 21 साल 8 महीने है, तो इस हिसाब से मैं दोनों मतलब समझ से, एक मैं डिपार्टमेंटल एग्जाम निकाल लूँ तो, और ना निकालूँ तो, कितनी उम्र तक मैं डायरेक्टर या डिप्टी डायरेक्टर पद पर देखो पहुंच पाऊंगा भी या नहीं? तुरंत मैं बता देता हूँ। आपका जो पहला डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है आपका 5 साल के बाद होता है, ठीक है, जस्ट। तो जब 21 साल के हो तो 5 साल के बाद यानी कि 26 में आप बन जाओगे एसओ सेक्शन ऑफिसर। अगर 5 साल में निकाल लिए तो जनरली निकाल लेते हैं लोग, 26 में बन जाओगा। उसके जस्ट 6 साल के बाद यूएस बना देते हैं, ठीक है। जी, अंडर अ, सेक्रेटरी। जो जो 6 साल कंप्लीट कर लेता ना एसओ में, उनको यूएस बना देता है, तो आप यूएस बन जाओगे वहां के बाद, ओके। तो 26 और 6 32 में आप बन जाओगे यूएस, और उसके 6 साल के बाद आप डीएस बन जाओगे। 32 जनरली यही चलता है 38 साल में, और 38 के बाद 6 साल डायरेक्टर बन जाओगे। 38 और 6 कितना होता है? 38 और 44। 44। 44। और उसके 6 साल के बाद आप मतलब लगभग आप मतलब अगर आपने सही टाइम पे सब कुछ मारते गए तुक्का ना, तो आप जेएस लेवल तक जा सकते हो। सेक्रेटरी से जस्ट एक लेवल नीचे जो होता है उस पोस्ट तक आप जा सकते हो, ठीक है। अगर आपने इस एज पे सही टाइम पे सब अपना एग्जाम निकालते रहे। लेकिन देखो अभी बहुत बड़ा बड़ा बैच आ रहा है, तो देखो स्टैग्नेशन आती है। प्रमोशन ये नहीं कि एकदम टाइमली मिल जाता है, तो हो सकता है कि 6 की जगह पे 8 साल में आपका एसओ से यूएस में प्रमोशन हो, और यूएस से जो डीएस है उसमें भी 8 साल लग जाए। लेकिन अगर आपने फिर भी सही टाइम पे सब चीज़ करते रहे ना, तो आप जेएस लेवल तक पहुंच सकते हो, ज्वाइंट सेक्रेटरी, जो कि बहुत बड़ा पोस्ट होता है, ठीक है।
और बाकी तो मान लीजिए ये तो सर ठीक है प्रमोशन का। बाकी मतलब वहाँ पे लिविंग का भी अरेंजमेंट कराती है गवर्नमेंट, मतलब ये सो उसके हाँ, लिए। लिविंग के लिए करवाती है। क्वार्टर्स दिल्ली में ना नंबर ऑफ क्वार्टर्स अभी कम है, ठीक है। तो क्या होती है कि तुम जैसे ही ज्वाइन करते हो तो आपको नहीं मिलेगी, सबका नंबर लगा हुआ है, ठीक है। उनका जो जी। जितने साल उनका सर्विस हो गया उनके हिसाब से नंबर लगा हुआ है। जिनका सबसे ज़्यादा साल सर्विस हो गया उनको सबसे नंबर वन आगे पे है। तो ऑनलाइन होता है सबको अभी जो मिलता है लोकेशन, ये मिलती है, क्या बोलते हैं, क्वार्टर्स, वो ऑनलाइन मिलती है। तो आपका नंबर अभी पीछे होगा, तो अभी 1 से 1.5 साल आपको मिलने में दिक्कत होगा, आपको नहीं मिलेगा। या फिर मिलेगा भी ना तो आपका जो लोकेशन होगा ऑफिस से वो काफ़ी उससे दूर मिलेगी। तो आप सोचोगे कि यार उतना दूर नहीं रहते हैं, अभी 1-2 साल के बाद कोई नज़दीक वाला ले लेंगे। तो क्वार्टर तो आपको 1 साल के अंदर मिल जाएगी, लेकिन दूर वाला लोकेशन में मिलेगा, ठीक है। और मिलेगा भी तो सर जैसे जो प्राइवेट और गवर्नमेंट मतलब क्वार्टर्स का अगर हम वो डिफरेंशिएशन करें तो क्या रहते हैं फैसिलिटीज, क्वार्टर रहने जो की लिविंग कैसा, जो दूर ज़्यादा मिलता है तो फिर। गवर्नमेंट क्वार्टर तो जनरली अभी कंडीशंस में देखूंगा तो बहुत प्राइवेट जैसा तो नहीं रहेगा, जैसे मेरा फ्लैट दिख रहा है वैसा तो नहीं रहेगा। थोड़ा सा तो वो पुराना जैसा लगेगा। गवर्नमेंट क्वार्टर आप देखे ही होंगे, दिल्ली में भी अभी हाल ऐसा है। लेकिन अभी क्वार्टर्स बन रहे हैं नए नए, तो 3-4 साल में ये सिचुएशन ठीक हो जाएगा। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बन रहे हैं, तो ये सिचुएशन थोड़ा 3-4 साल में ठीक होने वाले हैं। ऊपर से सेंट्रल विस्टा भी बनने वाला है, तो अभी सब नए बिल्डिंग में शिफ्ट करने वाले हैं सारे मिनिस्ट्रीज, तो सारे एकदम बढ़िया बढ़िया सब कुछ मिलेगा, ठीक है। और जनरली जो प्रिफर करते हैं नए बच्चे ना, वो अभी प्राइवेट में रहते हैं। क्या करते हैं, 2 2 BHK ले लेते हैं फ्लैट, ठीक है। और 2 लोग एडजस्ट कर लेते हैं। 20,000 के आसपास यहाँ पे रेंट लगेगा 2 BHK, 10-10 हज़ार दोनों दे देते हैं। और आपका एच कितना बनेगा, अगर आपको अभी देखा जाए तो 12 से 15 हज़ार के आसपास एच रहेगा। तो आप 15, अब जब क्वार्टर लोगे तो आपको 15 का 15 हज़ार कट जाएगा। लेकिन इसमें अगर नहीं लोगे क्वार्टर तो बच जाएगा, आप 10 हज़ार दे देना आप अपना फ्लैट में। तो ये लोग करते हैं। और मैं बोलूँगा कि क्वार्टर्स भी अच्छे हैं। अगर आपका फैमिली हो जाता है, आप अपनी फैमिली को लाना चाहते हो ना, तो क्वार्टर अच्छा है। अगर आप सिंगल रहना चाहते हो तो मैं बोलूँगा कि प्राइवेट आप रह सकते हो अपने दोस्तों के साथ कुछ साल तक। ठीक ठीक है सर। तो सर मैं आपसे कैसे मिल सकता हूँ, क्योंकि मुझे आपसे मिलना है। वो ड्रीम था कि आपसे मिलूं, क्योंकि बहुत चाहने वाले हैं आपके हैं, उन्हीं में हम भी हैं। तो मैं कैसे मिल सकता हूँ सर, बस और अब तो दिल्ली आना, टीवी के बस कॉल हमारे लेटर्स भी आ साथ, गई। मेरे साथ कांटेक्ट तो हो ही गया व्हाट्सएप में। तुम मैसेज करना जब भी तुमको आना हो यहाँ पे, ठीक है। तो तुम बस यहाँ दिल्ली आ जाना। दिल्ली में साकेत है, साकेत मेट्रो स्टेशन है, ठीक है। वहाँ तक आकर के उससे पहले, एक दिन पहले मेरे से कांटेक्ट करना है कितने बजे आना है। और जनरली मेरा अगर वर्किंग डे होगा तो मंडे टू फ्राइडे तो मैं ऑफिस में ही रहता हूँ 6 बजे तक, ठीक है। और अगर सैटरडे संडे होगा तो मैं घर पे रहूँगा यहाँ पे। तो तुम उसके ओके सर। अकॉर्डिंग तुम मैसेज कर लेना। यहाँ पे एक दिन अगर तुमको स्टे करना होगा तो तुम आराम से यहाँ पे मैं कर सकता हूँ। अभी मेरा खाली है अभी रूम्स, एक्चुअली कुछ दिन के लिए गया हुआ मेरा रूममेट, तो हो सकता है एडजस्ट, ठीक है। ओके सर। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया, और मेरी बात सभी लोगों तक पहुंची, सभी चाहने वालों को जो आपके हैं, जो फैंस हैं आपके, जो तैयारी कर रहे हैं, उन तक पहुंची, और एक प्रेरणा उन्हें भी लगेगा, मुझे लगता है। हाँ, और बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं इस चाहूँगा कि सभी दोस्त जो तैयारी कर रहे हैं, हम लोगों की मेहनत को देखें कि कैसे हम लोग किए हैं, और आप भी मेहनत वहाँ तक कीजिए। पहुँचिए और निश्चित रूप से पहुँचेंगे। हाँ, पहुँचेंगे। और इसी तरह से जिनका सिलेक्शन होगा, इसी तरह से सूरज की तरह आपका भी इंटरव्यू हम लेंगे। चलो, हाँ ज़रूर थैंक यू सो ज़रूर। मच सूरज फॉर बताने के लिए सब कुछ, ठीक है। और और जुड़ने के लिए। और कुछ बोलना चाहते हो? आपको भी सर, आपको भी सर बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम सर। आप हमसे सीनियर हैं और बड़े हैं, तो प्रणाम। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो चलो, आपने ये थैंक मौका यू दिया। सूरज। चलो, बाय बाय। थैंक यू। थैंक यू सर। प्रणाम सर।